तो हेलो फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपकी दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, हम लोग तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पिछले क्लासों में हम लोग टफनेस के बारे में देखे थे। ठीक है, उसका कुछ हिस्सा छूट गया था। चलो हम लोग पहले उसको डिस्कशन कर लेते हैं और ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो हम लोग जैसे डिस्कशन कर रहे थे कि जो टफनेस है, तो टफनेस को मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। तो कौन सा मेथड या कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसके ज़रिए हम लोग टफनेस को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, वो है तो आइजोड एंड चारपी टेस्ट। तो आइजोड एंड चारपी टेस्ट के द्वारा हम लोग किसी मेटल की टफनेस को मेज़रमेंट कर सकते हैं। मतलब ठीक है, उसके अंदर में स्ट्रेंथ कितना है और डक्टिलिटी कितना है, मतलब कितना स्ट्रेंथ है और कितना परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन होता है। ठीक है, आइजोड एंड चारपी मेथड से इसको टेस्ट किया जाता है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है मेशिनेबिलिटी। मेशिनेबिलिटी मतलब कोई भी मटेरियल को कितने आसानी से मेशिनिंग किया जा सकता है। मेशिनिंग होने लायक जो उसकी सुइटेबिलिटी है, ये जो प्रॉपर्टी से हम लोग डिस्कशन करते हैं उसको बोलता है मेशिनेबिलिटी। जनरली अगर देखा जाए कि कोई मटेरियल का मेशिनेबिलिटी है ज़्यादा है, कोई मटेरियल का मेशिनेबिलिटी कम है, मतलब इससे हमारा दिमाग में सेंस क्या बनता है कि मेशिनेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब हम लोग उसको आसानी से मेशिनिंग कर सकेंगे, उसको ड्राइंग आसानी से कर सकेंगे, काटिंग आसानी से कर पाएंगे मैंने तो। ठीक है, और कोई मटेरियल का मेशिनेबिलिटी कम है, मतलब उसको आसानी से मेशिनिंग किया नहीं जाएगा, तो ना मेशिनिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी। चलिए हम लोग मतलब थोड़ा किताबी लैंग्वेज देख लेते हैं। द मेशिनेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज इट्स adaptability to cutting. Machinability depends on hardness and toughness of a material, as well as the cutting speed, the kind of quality of tool used, cutting tool angles, the kind and quality of coolant, the rigidity of the machine and the rigidity of the tool support. तो मेशिनेबिलिटी जो है ये कोई इंडिपेंडेंट पैरामीटर नहीं है, तो हमारा इतने सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा तो मेशिनेबिलिटी को जांच करने के लिए। ठीक है, तो ये जो मेशिनेबिलिटी कैसे मतलब एक्सप्रेस किया जाता है कि कोई भी एक फ्री कटिंग स्टील है, मान लो हमने उसका नंबर दे दिया 100, और एक तो हार्ड स्टील है, ठीक है, तो ना उसका नंबर दे दिया 20। अभी बहुत सारा मटेरियल है, ठीक है, इसको हमने उसकी काटिंग की सुविधा अनुसार उसको एक इंडिकेशन देते हैं, एक नंबर देते हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर होगा, जितना तो हायर नंबर होगा, तो उस मेटल की मेशिनेबिलिटी उतना ज़्यादा है। तो हम लोगों को अगर कोई मटेरियल की चार्ट मिलेगा और वहाँ पे उस चार्ट में, ठीक है, उसकी मेशिनेबिलिटी इंडेक्स में उसकी नंबर कितना है वो अगर लिखा हुआ रहेगा, तो हम लोग उसको देख के आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये इस मटेरियल को मेशिनिंग करने में हमको ज़्यादा दिक्कत आएगा या कम दिक्कत आएगा, हमको अच्छा काटिंग टूल लेना पड़ेगा या लो क्वालिटी काटिंग टूल से भी हो जाएगा। जनरली हार्डनेस के साथ मेशिनेबिलिटी की एक रिलेशन है। जितना मटेरियल की ज़्यादा हार्डनेस होता है, मेशिनेबिलिटी इंडेक्स में उसकी वैल्यू कम आता है। जितना सॉफ्ट मेटल होगा, मेशिनेबिलिटी इंडेक्स में उसकी वैल्यू हाई आएगा। ठीक है, तो ये तो आशा करते हैं कि आपको मेशिनेबिलिटी के बारे में समझ में आ गया है। अभी मेशिनेबिलिटी के बाद जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ द रेजिलेंस।
क्या है, रेजिलेंस। तो ना रेजिलेंस जो प्रॉपर्टी है ये स्प्रिंग बनाने की प्रॉपर्टी है, माना ठीक है। तो रेजिलेंस इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इलास्टिकली, मतलब इलास्टिकली कोई मटेरियल अपने अंदर में जो एनर्जी स्टोर कर पाता है उसको बोलता है उसकी रेजिलेंस। इसको आसान लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करेंगे, एक स्प्रिंग को जब हम लोग दबाते हैं तो क्या होता है, उस स्प्रिंग के अंदर में स्टैटिक एनर्जी स्टोर होता है। फिर जब वहाँ से लोड को हटा दिया जाता है तो स्प्रिंग के अंदर में जो स्टोरेज एनर्जी है, उस स्टोरेज एनर्जी के कारण स्प्रिंग फिर से तो ऊपर की ओर आता है। तो स्प्रिंग के अंदर में जो मटेरियल है उसके अंदर में स्टैटिक एनर्जी स्टोर हुआ, फिर वो जो एनर्जी है बाहर निकालते हैं। तो मटेरियल के अंदर में जो ये एनर्जी स्टोर करने का जो कैपेसिटी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण ये होता है, इसको बोलता है उसकी रेजिलेंस। द मैक्सिमम एनर्जी विच कैन बी स्टोर इन ए बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस, ठीक है। एंड द प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम is called modulus of resilience. In other words, the modulus of resilience is defined as the amount of energy required to stress unit volume of material to its proportional limit. ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो ठीक है, चलो आपको अच्छे से समझाता हूँ कि मान लो कोई मटेरियल के अंदर में तो यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसको बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस। ठीक है, और ये जो ना रेजिलेंस कोई मटेरियल के अंदर में अगर ये प्रॉपर्टी होगा तो ठीक है, उसमें क्या तो आएगा, उसके अंदर में शॉर्क एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आएगा, वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी आएगा, ठीक है। तो हम लोग रेजिलेंस जो प्रॉपर्टी है जनरली इसको स्प्रिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग तो ना वाइब्रेशन को ही डैम्पिंग करता है ना। तो ना रेजिलेंस का मेन कारण है, माने मेन काम है तो वाइब्रेशन को डैम्पिंग कराना। ओके, ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। अगर अभी इस तो ना रेजिलेंस प्रॉपर्टी को आपको समझ में तो नहीं आएगा तो ठीक है, आपको जितना तो समझ में आया ठीक है, और बाकी जो है ये धीरे धीरे हम लोग जब मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, मटेरियल के बारे में जानेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो ना किसी को भी एक दिन में समझ में नहीं आता है, और मेरे को भी नहीं आया था, चलो धीरे धीरे आप लोगों का हो जाएगा। मेन चीज़ है कि तो कंटिन्यू करना, ठीक है। आप लोगों का पढ़ाई जो है थोड़ा देर के लिए होता है, फिर पढ़ाई छूट जाता है और दिमाग में जो घुसता है फिर कुछ दिन बाद इवापोरेट होके चला जाता है। अगर आप कंटिन्यू इसके साथ लगे रहोगे तो चर्चे में रहोगे तो आपका एक अच्छा होल्ड बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो डिस्कशन करते हैं, दैट इज क्रीप। क्रीप एक तो ऐसा मटेरियल है, क्रीप एक तो ऐसा प्रॉपर्टी है जो काम में आता है हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में। जैसे आपकी इंजन की पार्ट्स हो गया, तो टरबाइन की पार्ट्स हो गया, जो क्या है हाई टेम्परेचर में ऑपरेशन में आता है। जनरली देखा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मटेरियल अपने स्ट्रेंथ को लूज करता है, ठीक है।
टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मटेरियल अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टी को लूज करते हैं, स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है, डक्टाइलिटी भी कम हो जाता है, मैलेबिलिटी भी कम हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर में मटेरियल जनरली परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो हाई टेम्परेचर में मटेरियल को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जो प्रॉपर्टी की ज़रूरत है दैट इज क्रीप। व्हेन ए पार्ट इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट स्ट्रेस एट हाई टेम्परेचर फॉर ए लॉन्ग टाइम, it will undergo a slow and permanent deformation called creep। ठीक है, फिर से बोलो। When a part is subjected to a constant stress at high temperature for a long time, it will undergo a slow and permanent deformation called creep। मतलब कोई मटेरियल जो हाई टेम्परेचर में अगर उसके ऊपर में कांस्टेंट लोडिंग होता रहेगा तो क्या होगा, उसके अंदर में परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। मान लो आपकी इंजन की पार्ट्स है, इंजन का जो पिस्टन है, ठीक है, उसके ऊपर में कंटिन्यूसली लोड आ रहा है, ठीक, हर साइकिल में लोड आ रहा है, कंटिन्यूसली लोड आ रहा है, और क्या है, वो एक हाई टेम्परेचर में तो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर इंजन का जो मटेरियल है वो अगर डिफॉर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो, ठीक है, उसकी गैप घट जाएगा, सीज हो जाएगा। तो ठीक है, वहाँ पे जो मटेरियल हमको चाहिए वो क्या चाहिए, हमको हाई टेम्परेचर में भी उसकी कोई डिफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का जो मटेरियल है, दोज आर कॉल्ड द क्रीप रेजिस्टेंस मटेरियल। क्या बोला, क्रीप रेजिस्टेंस मटेरियल, जो क्रीप को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो एक इसका जनरल एप्लीकेशन माने जनरल एक फेनोमेनन देखा गया है उसकी मटेरियल की तो स्ट्रक्चर के साथ जनरली देखा जाता है जब ग्रेन साइज रिड्यूस होता है, जब ग्रेन साइज छोटा होता है तो सारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी इम्प्रूवमेंट होता है। बट क्रीप के लिए होता है इसकी उल्टा, जब ग्रेन साइज बड़ा होता है तो मटेरियल के अंदर में क्रीप रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देखा जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके लेवल में इतना ही सही रहेगा। आप अगर क्रीप थोड़ा बहुत भी पकड़ पाए हो तो ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं। आगे का जो प्रॉपर्टी है दैट इज फैटिग। फैटिग क्या है, माने फैटिग को हम आम सेंस से क्या से समझ सकते हैं। मान लो आप 5 घंटा पढ़ाई कर लिया, शाम में बैठा और तो 11 बजे तक पढ़ा, तो क्या ना 12 बजे आपको तो पढ़ने का मन करेगा। आपने तो पढ़ने तो कंटिन्यू तो 4-5 घंटा 6 घंटा पढ़ लिया, तो क्या है, तो उस टाइम में क्या है बोलेंगे, हमारे जो दिमाग है ये फैटिग हो गया है। ठीक है, आपने मान लो तो पुशअप्स मार रहे हो, डिप्स मार रहे हो, ठीक है, आपने तो 30 पुशअप्स मार लिया, तो क्या ठीक है उसके बाद और 5 पुशअप्स मार सकते हो, नहीं मार सकते हो। तो क्या बोलेंगे कि आपका जो मसल्स है ये फैटिग हो गया है। तो ना मटेरियल में भी इस प्रकार की फेनोमेनन देखा जाता है, उसको बोलता है फैटिग। मतलब ठीक है, व्हेन ए कंपोनेंट इज लोडेड अंडर साइक्लिक लोडिंग कंडीशन फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड दैट टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस आर इंक्लूडेड alternately in a synovial form or otherwise, the material of component falls much below its usual tensile strength. Failure of material below its strength under prolonged cyclic loading condition is called fatigue। क्या समझ में आया सर? कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो अच्छे से समझाते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि जब कोई मटेरियल साइक्लिक लोडिंग कंडीशन में है, मतलब साइक्लिक लोडिंग कंडीशन बोले तो क्या, ये घूम रहा है प्लस
इसके ऊपर में लोड है, दैट इज द साइक्लिक लोडिंग कंडीशन। साइक्लिक लोडिंग कंडीशन कहाँ पे होते हैं? कोई भी घूमने वाला चीज में होता है, ठीक है। आपकी तो गाड़ी का तो एक्सेल हो गया, दैट इज द साइक्लिक लोडिंग कंडीशन। ये फैन का जो तो जिस रॉड के ऊपर में ये घूमता है, या मान जनरल लैंग्वेज में कोई भी शाफ्ट, दुनिया का कोई भी शाफ्ट जो है जो ठीक है घूम रहा है, दैट इज ऑन साइक्लिक लोडिंग कंडीशन। अभी साइक्लिक लोडिंग कंडीशन में क्या होगा, आप मेरा ये पेन की एक्शन को देखो कि मैं जब इसको ऊपर की ओर बेंड करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, इसका नीचे वाला का जो मटेरियल है ये सिकुड़ने की कोशिश करेगा, और ऊपर वाला जो मटेरियल है क्या होगा, ये फैलने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये 180 डिग्री घूम गया, तब क्या होगा, तो जो साइड अभी फैल रहा था वो साइड अभी सिकुड़ने की कोशिश करेगा, और जो सिकुड़ने की कोशिश करेगा कर रहा था वो अभी फैलने की कोशिश करेगा। तो बार बार अगर ठीक है ये घूमता रहे और इसकी मतलब एक साइड टेंशन और एक के साइड कंप्रेशन बार बार होता रहे, तो आप एक तार को पकड़ो और बार बार इसको ऊपर नीचे तो ऐसे करो, थोड़ा देर में क्या होगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। तो जनरली देखा जाता है साइक्लिक लोडिंग कंडीशन में मटेरियल को जिस लोड पे फेलियर होना चाहिए था उससे बहुत कम लोड में वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो ना इसको बोलता है फेलियर ऑफ फैटिग, ठीक है। तो ना फेलियर ऑफ फैटिग टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है दैट इज द एंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है। आपको तो ITI लेवल का कोई बुक में तो नहीं मिलेगा एंड्योरेंस टेस्ट, मगर आपको अगर इंटरेस्ट है यू मे गो फॉर गूगल, ठीक है। गूगल करो और ठीक है इसका प्रोसेस देखो, बहुत अच्छे वीडियो गूगल में अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ से आप इस फैटिग को बहुत मतलब तो आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। और कभी मैं अगर बोर्ड में क्लास कराऊंगा तो आपको थोड़ा सा तो एंड्योरेंस टेस्ट और फैटिग टेस्ट के बारे में दिखा दूंगा, ठीक है। कुछ वीडियो दिखा दूंगा और कुछ बोर्ड में पिक्चर बना के दिखा दूंगा, तो आपको तो आसान रहेगा, ठीक है। फैटिग को आम भाषा में अगर बोले तो साइक्लिक लोडिंग कंडीशन में देखा जाता है मटेरियल को जिस लोड पे फेलियर होना चाहिए था उससे बहुत कम लोड में वो फेलियर हो जाता है, इस घटना को बोलता है फैटिग। और जहाँ पे साइक्लिक लोडिंग कंडीशन हम अप्लाई करेंगे वहाँ पे फैटिग रेजिस्टेंस मटेरियल होना चाहिए। तो कोई भी मटेरियल फैटिग रेजिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है, उसको पता करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलता है एंड्योरेंस टेस्ट या फैटिग टेस्ट, और ठीक है इसका एक शब्द इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड एंड्योरेंस लिमिट। फिर से बिजली चला गया, चलो फिर से कभी क्लास कराएंगे।